रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, आज हम विशेष में बात करेंगे कि कांग्रेस कोटी से जो मंत्री पद के खाली हुए हैं उसमें किसको मिलने जा रहा है, कौन कांग्रेस कोटे से होंगे मंत्री। दो नाम काफी चर्चा में हैं। महागामा की विधायक दीपिका पांडे सिंह और जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी, दोनों ही संथाल परगना क्षेत्र से आते हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर कब तय करेंगे आला कमान, दीपिका को देंगी कमान या फिर इरफान को देंगे कमान। लेकिन इस बीच जो कांग्रेस सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसमें दीपिका पांडे सिंह का पलड़ा भारी दिख रहा है। भारी इस मायने में दिख रहा है, कांग्रेस आला कमान हर बिंदु पर जो रिपोर्ट गई हुई है कांग्रेस पार्टी की, झारखंड प्रदेश प्रभारी के द्वारा जो बैठक की गई थी, विस्तारित कमेटी की बैठक की गई थी, 3 दिनों तक बैठक चली थी। इसके बाद जो रिपोर्ट गई है उसके बाद से ये बातें सामने आ रही है कि दीपिका पांडे सिंह का पलड़ा भारी है। वजह क्या है इसका? सबसे बड़ी बात तो है कि कांग्रेस पार्टी, चूंकि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से कमर कसी हुई है और कांग्रेस पार्टी का यह मानना है कि जो रिकॉर्ड उन्होंने झारखंड अलग राज्य बनने के बाद 2019 के चुनाव में बनाया था उस रिकॉर्ड को झारखंड में कायम रखे। और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी लगातार जो है सो अपने जो 3 दिनों की बैठक चली उसमें कई मुद्दों पर बातें की। और यहां तक कि आपने देखा कि लोकसभा चुनाव में जो 5 सीटों पर हार मिली है कांग्रेस पार्टी को, उसको लेकर के प्रदीप बालमोचू की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है, वो जांच करेगी आखिर किस वजह से हार मिली थी। बहरहाल ये तो अलग विषय है, लेकिन विषय साफ है कि आला कमान किसको देंगे कमान, दीपिका को या फिर इरफान को। अगर दोनों में गौर करें तो दीपिका पांडे सिंह का टिकट मिला था, गोड्डा लोकसभा चुनाव के लिए उनके नाम का ऐलान हो चुका था। लेकिन जब विरोध प्रदर्शन हुए और यूं कहें कि प्रदीप यादव के द्वारा जब विरोध प्रदर्शन कराए गए तो उसके बाद दीपिका पांडे सिंह का टिकट काटकर प्रदीप यादव को गोड्डा से प्रत्याशी बनाया और प्रदीप यादव चुनाव हार गए। लेकिन इसके बावजूद अगर गोड्डा संसदीय क्षेत्र में आने वाले 6 विधानसभा सीटों को आप देखें, इन 6 विधानसभा सीटों में अगर कांग्रेस पार्टी को किसी एक सीट पर बढ़त मिली है तो वो महगामा विधानसभा का क्षेत्र, जहां पर कि कांग्रेस पार्टी ने निशिकांत दुबे ने भाजपा कैंडिडेट को परास्त किया। यहां तक कि प्रदीप यादव जो परियाहाट से विधायक हैं वो अपनी सीट भी नहीं बचा सके। तो ऐसी स्थिति में दीपिका पांडे सिंह का मजबूत पलड़ा दिख रहा है। और चूंकि दीपिका पांडे सिंह राहुल ब्रिगेड की हैं, राहुल गांधी के काफ़ी करीबी हैं ये, और कई मौके पर राहुल गांधी ने इनके कार्यों पर भरोसा जताया है। और इसके बाद से ये कयास जोरों पर है कि दीपिका पांडे सिंह को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। दूसरी बात कि कांग्रेस पार्टी से महिला 4 विधायक हैं, दीपिका पांडे सिंह, पूर्णिमा नीरज सिंह, अंबा प्रसाद और शिल्पी नेहा तिर्की, 4 विधायक हैं। और जो फॉर्मूला तय हुआ था 4:1 का, यानी 4 विधायक पर 1 मंत्री पद का, तो उसमें भी अगर आप देखते हैं तो ये समीकरण सटीक बैठता दिख रहा है। दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि टिकट कटने के बाद जो नाराजगी आती है पार्टी नेताओं के बीच में, उसमें भी दीपिका पांडे सिंह ने ये साबित कर दिया कि आला कमान का जो निर्णय है वो उसके साथ है। और यही वजह है कि आपने देखा कि महगामा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिलती है। लेकिन अब आप पूछेंगे कि जामताड़ा से भी तो जो झामुमो के प्रत्याशी थे नलिन सोरेन, उनको बढ़त मिली हुई है। बिल्कुल सही बात है कि जामताड़ा से भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो गठबंधन में प्रत्याशी थे झारखंड मुक्ति मोर्चा के नलिन सोरेन, उनको बढ़त दिलाई गई। लेकिन कई चीजें ऐसी हैं जो इरफान अंसारी के मंत्री पद बनने में आड़े आ रही हैं। हालांकि ये कहा जा रहा है कि अल्पसंख्यक समुदाय को मौका दिया जा सकता है, कांग्रेस पार्टी के द्वारा विधानसभा चुनाव में अल्पसंख्यकों के वोट को देखते हुए उन्हें मौका दिया जा सकता है। लेकिन जिस तरह से नोट वाले मामले में वो फंसे थे पश्चिम बंगाल में जा करके, उसके बाद से उनका ग्राफ कांग्रेस पार्टी में गिरा है। दूसरी बात
कि उनके बरबोलेपन के कारण भी उनको नुकसान हो सकता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच में, पार्टी नेताओं के बीच में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब इन दोनों के बीच में किनको मंत्री पद मिलता है या फिर इन दोनों के अलावा किसी और पर कांग्रेस पार्टी भरोसा करती है, ये तो कांग्रेस आला कमान को तय करना है। लेकिन अगर आप देखेंगे दीपिका पांडे सिंह का, तो दीपिका पांडे सिंह लगातार 2 दशक से गोड्डा विधानसभा क्षेत्र में, गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में अपने आप को एक्टिव रखी हुई थी। और एक मर्तबा गोड्डा से जब झारखंड अलग राज्य बना था तो कांग्रेस पार्टी का खाता खुला था, राजेश रंजन वहाँ से चुनाव जीते थे। लेकिन उसके बाद से वहाँ पर अगर कांग्रेस पार्टी का खाता कोई खोला दोबारा तो वो दीपिका पांडे सिंह थी और अच्छे खासे मतों से वो चुनाव जीती थी। साथ ही साथ एक पढ़ी लिखी महिला है और इसके अलावा विधानसभा में भी जिस तरह से उनका परफॉर्मेंस रहा है और खास करके पार्टी विरोधी कार्यों में कभी इनको नहीं देखा गया है। ये एक मजबूत रूट बनता है इनका, मजबूत बैकग्राउंड बनता है इनका, जिस पर कि इनके ऊपर भरोसा किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि महिला हैं ये, ओबीसी समुदाय में उनकी शादी हुई है, खुद ब्राह्मण हैं। तो जिस तरह से बातें चल रही है कि कांग्रेस पार्टी ओबीसी और सवर्ण दोनों को साधने के लिए दीपिका पांडे सिंह को आगे कर सकती है मंत्री पद के लिए। आपने देखा कि ईडी की गिरफ्तारी के बाद आलमगीर आलम ने भले ही थोड़े विलंब से लेकिन अपने पद से इस्तीफा दे दिया, मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, विधायक दल के नेता पद से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस पार्टी के भीतर ये बातें चल रही हैं कि किनको विधायक दल का नेता बनाया जाए और किनको मंत्री पद दिया जाए। एक मंत्री पद तो साफ दिख रहा है कि इनमें किन्हीं न किन्हीं को उनको देना है। 4 महीने का समय बचा हुआ है कांग्रेस पार्टी के पास। इन 4 महीनों के भीतर कांग्रेस पार्टी क्या कुछ निर्णय लेती है, किसको देती है जो उनके चुनाव में, जो विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं उसमें फ़ायदा दे सके। और इसी नफ़ा नुकसान पर कांग्रेस पार्टी मंथन कर रही है, विचार कर रही है। कांग्रेस के कई नेताओं से जो मेरी बातें हुई उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि आधी आबादी और साथ ही साथ जिस तरह से ओबीसी की राजनीति पूरे देश में चली हुई है और ख़ास करके झारखंड में भी अगर आप देखेंगे तो ओबीसी मतों का बिखराव पूरी तरह से देखा गया है लोकसभा चुनाव के दौरान। जो ओबीसी में मुख्य रूप से अगर आप देखेंगे तो महतो जो झारखंड में है, महतो, वैश्य और यादव, इन दोनों के वोटों को देखें, अगर यादवों का वोट मिला रहता प्रदीप यादव को तो वो चुनाव नहीं हारते। अल्पसंख्यकों और यादवों का वोट अगर मिल गया रहता प्रदीप यादव को तो निशिकांत दुबे के लिए मुश्किलें हो सकती थी। लेकिन साफ तौर पर जो चुनाव परिणाम सामने आया उसमें ये दिखा कहीं ना कहीं प्रदीप यादव इन दोनों जो MY समीकरण था, इस समीकरण को साधने में कहीं ना कहीं वो फेल हुए हैं। लेकिन इस बीच जिस तरह से महागामा विधानसभा क्षेत्र में दीपिका पांडे सिंह ने अपनी बढ़त बना के रखी, अपने पार्टी की बढ़त बना के रखी, उसके बाद से ही इनका ग्राफ काफ़ी ऊंचा हो चुका है पार्टी के भीतर, संगठन के भीतर। दूसरी बात यह है कि राहुल ब्रिगेड से आती हैं, राहुल गांधी के काफ़ी नज़दीकी हैं ये, और साथ ही साथ एक तेज तर्रार नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो पार्टी का ज़्यादा भरोसा दीपिका पांडे सिंह के साथ दिखता नज़र आ रहा है। इरफान अंसारी के साथ समस्या ये आ रही है कि वो बरपोलेपन के शिकार हैं, कब क्या बोल देंगे, कब क्या कह देंगे ये कहना मुश्किल है। और पार्टी अभी कोई भी ऐसा स्टेप उठाने की स्थिति में नहीं है कि किसी बयान से जो है सो विभेद पैदा हो, विरोध पैदा हो, और इसको लेकर के इनका ग्राफ गिर रहा है। भले ही वो अल्पसंख्यकों के नाम पर जितने भी राग अलाप रहे हों, लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि दीपिका पांडे सिंह का ग्राफ ऊंचा है। वहीं दूसरी ओर अगर आप देखें विधायक दल के नेता को लेकर के, तो रामेश्वर राव सबसे सीनियर हैं अभी, जो जितने भी मंत्रिमंडल में सदस्य हैं। लेकिन यहाँ पर भी जो बातें चल रही है वो बातें कई तरह की आ रही हैं कि बन्ना गुप्ता को विधायक दल का नेता बनाया जाए या किसी अन्य नेता को विधायक दल का नेता बनाया जाए। लेकिन
रामेश्वर उरांव के साथ प्लस पॉइंट ये है, वो वित्त मंत्री भी हैं, राज्य में वित्त मंत्री हैं, साथ ही साथ आदिवासी समुदाय से आते हैं। अभी लोकसभा चुनाव में 2 आदिवासी सीटों पर, जनजातीय सीटों पर कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिली हुई है, कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती है। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ये समीकरण पर काम कर रही है कि जो ट्राइबल वोट्स उनको मिले हैं, भले ही वो वोट झारखंड मुक्ति मोर्चा के सहयोग में रहने के कारण मिले हों, तो कांग्रेस पार्टी इस उम्मीद में है कि ट्राइबल वोट का बिखराव उनके पक्ष में ना हो। तो इसको ध्यान में रखते हुए जो सबसे बड़ी बातें सामने आ रही है कि रामेश्वर उरांव को कांग्रेस विधायक दल का नेता विधानसभा के अंदर रखा जाएगा और इनका नाम सबसे ऊपर चल रहा है। अब मंत्रिमंडल में किसको जगह मिलती है, मंत्रिमंडल में किसको स्थान मिलता है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जो जानकारी मिल रही है उस जानकारी के हिसाब से दीपिका पांडे सिंह काफ़ी आगे चल रही हैं। हालांकि अब तक खुल करके भी दोनों में से किसी ने भी ये नहीं कहा है कि उनका नाम आगे है, और ना ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस बात को कहा जा रहा है किसको दिया जाएगा। साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जो भी फैसला होगा वो आला कमान फैसला करेंगे। आपको मैंने बताया कि जो प्रभारी हैं कांग्रेस पार्टी के मीर साहब, उन्होंने लगातार 3 दिनों तक बैठक की, हर मुद्दे पर, हर विषय पर उन्होंने चुनावी समीक्षा तो हुई ही, साथ ही साथ जो एक स्थिति बनी हुई है कि आलमगीर आलम के इस्तीफे के बाद जो एक मंत्री पद खाली हुआ है उस पर किसको स्थान दिया जाए, इन सारे बिंदुओं पर चर्चा की थी। और इन सभी विषयों के बीच में जिस तरह से जब प्रदीप यादव का विधायक दल के नेता के रूप में नाम आया सामने कि जब तक विधायक दल के नेता की घोषणा नहीं होती है प्रदीप यादव कार्यकारी के रूप में काम देखेंगे, तो उस समय जिस तरह से दीपिका पांडे सिंह ने विरोध किया था, ये भी एक बातें सामने आ रही। दीपिका पांडे सिंह ने साफ तौर पर कहा था कि जिसको विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के विधायक के रूप में अस्तित्व नहीं है वो कैसे विधायक दल का नेता हो सकते हैं। हालांकि आपको मालूम हो कि उपनेता के रूप में विधायक दल के उपनेता, कांग्रेस विधायक दल के उपनेता के रूप में प्रदीप यादव विधानसभा में हैं, लेकिन कई मरतबा प्रदीप यादव ने जब बाबूलाल मरांडी को बोलने की बात आती थी कि जब भाजपा के द्वारा ये कहा जाता था बाबूलाल मरांडी के साथ स्पीकर जो है सो जो स्थिति बन रही है उनको मौका नहीं दे रहे हैं, तो इसके बाद प्रदीप यादव लगातार उठकर ये बातें कहते थे कि विधायक दल का नेता झारखंड विकास मोर्चा का मैं हूं, मैं तय करूंगा कि झारखंड विकास मोर्चा से कौन बोलेंगे विधानसभा के भीतर या कौन नहीं बोलेंगे। तो अब स्थिति ये भी बनी हुई है कि क्या प्रदीप यादव विधायक दल के नेता हो सकते हैं, क्योंकि स्पीकर के ट्रिब्यूनल में इनका केस चल रहा है, दल विदल का मामला चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो मामले उठाए गए हैं दीपिका पांडे के सिंह के द्वारा, वो मामले बिल्कुल सटीक हैं। और इसके बाद कांग्रेस आला कमान अब क्या निर्णय लेता है, क्योंकि जब तक स्पीकर के ट्रिब्यूनल से फैसला नहीं हो जाता है तो वही स्थिति होगी जो बाबूलाल मरांडी की 3-3.5 सालों तक हुई थी झारखंड विधानसभा में भाजपा के द्वारा लिख के देने के बाद कि वो विधायक दल के नेता हैं, लेकिन उनको मान्यता उनकी नहीं मिली थी। इवन कि अब तक उनको भाजपा के विधायक के रूप में ही मान्यता नहीं मिली है, क्योंकि उनका मामला स्पीकर के ट्रिब्यूनल में चल रहा है। तो जाहिर तौर पर अगर आप देखेंगे तो ये विषय तो बनते ही हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी किसको मंत्री पद का तोहफा देने जा रही है, दीपिका पांडे सिंह को या इरफान अंसारी को या किसी अन्य को। लेकिन संथाल परगना क्षेत्र से अगर आप देखें तो बादल पत्रले कभी मंत्री हैं, कृषि मंत्री हैं झारखंड सरकार में, और जो इस्तीफा दिए हैं आलमगीर आलम वो भी संथाल परगना क्षेत्र से ही, पाकुड़ से ही विधायक थे। तो ऐसे में एक अल्पसंख्यक कार्ड का तो मामला चल ही रहा है, लेकिन दीपिका पांडे सिंह के साथ देखेंगे तो मजबूती ये दिखती है कि वो महिला भी हैं, आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं, 4 विधायक हैं आधी आबादी से। 4:1 का फॉर्मूला बना था जब सरकार बन रही थी हेमंत सोरेन के नेतृत्व में, उसी समय ये फॉर्मूला बना था कि 4 विधायकों पर 1 मंत्री पद मिलेगा। और ऐसी स्थिति में दीपिका पांडे सिंह का पलड़ा भारी दिख रहा है। बहरहाल अब देखना दिलचस्प ये होगा कि कांग्रेस पार्टी आखिर किसको मौका देती है, क्या दीपिका के सिर पर ताज मिलता है या फिर इरफान के सिर पर ताज मिलता है। ये दोनों ही विषय बने हुए हैं। अब इस पर फैसला क्या होता है आला कमान का, ये देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
देख रहे हैं लाइव 7।